दोस्तों स्वागत है। मैंने क्या बोला? लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को आगे भी शेयर करते चलना। तो स्वागत है और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं। यह रहा आज का पहला प्रश्न जिसको आपको देना है जवाब। जल्दी से शुरू हो जाओ और शुरुआत कर डालो। पहला प्रश्न है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 625 को भाग दिए जाने पर भागफल पूर्ण घन हो। बड़ा सिंपल सवाल है, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। और लगातार सिलसिला जारी रहेगा और मुझे उम्मीद है कि आप इस सवालों को समझने की कोशिश जरूर करेंगे और मुझे उत्तर देने की पूरी अपेक्षाएं मुझे आपसे हैं कि आप बहुत तेजी से मुझे उत्तर देंगे। क्वेश्चन है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 625 को भाग दिए जाने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो बी ऑप्शन दिया जा रहा है 5। क्या बात है, अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी आपको इस संख्या में ऐसी संख्या का डिवाइड करना है जिससे कि एक क्यूब बन जाए, कंप्लीट क्यूब बन जाए। और यहां पर जवाब बहुत तेजी से मिल रहा, बहुत बढ़िया। लगातार शेयर करते रहो, आगे बढ़ाते रहो, जोश में रहना है और सवालों को तेजी से आगे बढ़ाना है। उम्मीद करता हूं सेशन आपको बहुत मजेदार समझ में आएगा। कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन है आप लोगों के सामने। तो देखो, अगर मैं 625 के फैक्टर करता हूं, इट विल बी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये क्यूब की बात कर रहा है। अगर इसमें मैं 5 का डिवाइड कर दूं तो इस 5 से 5 कट जाएगा, तो ये 3 संख्या रहेगी जो क्यूब बन जाएंगी 125, यानी 5 का क्यूब। तो अगर पूर्ण वर्ग क्यूब बनाना चाहते हो, पूर्ण घन बनाना चाहते हो आप इसको, तो आप इसमें 5 का डिवाइड कर देंगे। पहला सवाल बड़ा आसान था। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। आएगा 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 आएगा, आप सभी को मैथ आएगा। जब राखी के करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन आएंगे और वो अगले जन्म में आ गए ना, तो आपको भी गणित के प्रश्न आएंगे। आप राखी की तरह अपनी होप बना के रखें, आपके करण अर्जुन भी आएंगे, ठीक है ना? तो करण अर्जुन आएंगे, पक्का आएंगे। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं सवाल एक और। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 12, 18, 21 तथा 24 में से प्रत्येक में से भाग करने पर 7 शेष बचे। गुड इवनिंग आकांक्षा। क्वेश्चन आपके सामने, 9583, 9576, 9999 या इनमें से कोई नहीं। सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या बतानी जिसको आप 24, 18, 21 और 24 से भाग करें और हर दशा में 7 शेष बच जाए। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। उम्मीद करता हूं आपका जवाब मुझे अच्छे से मिलेगा और तेजी से आप जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है भाई। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या मिलता है जवाब? ऑप्शन आपके सामने, कौन सी संख्या होगी वो? सी। ओके, यहां पर सी ऑप्शन दिया जा रहा है। अच्छा, क्या बात है, बहुत जबरदस्त आंसर। ये भाई शेयर जरूर करते रहो, आहुति देते रहो, आगे शेयर करते रहो, बढ़ाते रहो मेरे शेरों। इसको आगे शेयर करो सेशन को, जिससे कि और ज्यादा जुड़े और आपको भी आनंद की प्राप्ति हो, जिससे कि आप अपने कंप्यूटर को देख पाए कैसे हैं वो लोग। चलो, क्वेश्चन ये है कि 12, 18, 21 और 24 में से प्रत्येक से भाग करने पर संख्या 7 बचा दे। तो पहला नियम तो यही है ना कि मुझे 12, 18, 21 और 24 से कटने वाली संख्या जो पूरी पूरी कट जाए वो निकालनी है। अगर मुझे वो पूरी पूरी संख्या प्राप्त हो जाएगी तो मुझे पता लग जाएगा ये संख्या जो पूरी पूरी कट जाती है, जो वो संख्या आ जाएगी उसमें 7 जोड़ देंगे तो आपको पता लग जाएगा वो 7 शेष देगी। लेकिन सवाल में थोड़ा सा और भी एक घुमाव है। वो क्या है कि भाई आपको बताया जिससे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो पहली बात ये होगी कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही तो होती है 9999, यही होती है ना। उसने बोला अब 12, 18, 21 और 24 से कटने वाली एक संख्या, वो तो इनका एलसीएम होती है, आप सभी जानते हैं वो एलसीएम होता है। तो आपने इसका एलसीएम निकाल डाला। ओके, आप देखो इसको एलसीएम करें, 2 से काटते हैं 6, 9, 21 और 24। वैसे इसका 504 एलसीएम आएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं जिन लोगों को नहीं आता है या वो नए हैं जो समझना चाह रहे हैं कि सर ये कैसे होता है, तो उसको मैं लिख देता हूं। तो हमने इसको ऐसे किया, जो कटता नहीं उसको नहीं काटते हैं, जो कट जाता है उसको काट देते हैं। अब 2 से संख्या नहीं कटेगी तो हमने 3 से काटी,
1 3 7 1, फिर 3 से काट दिया, 1 1 7 1, अब 7 से डिवाइड कर दिया, 1 1 1, और जो लास्ट में 1 है छोड़ देते हैं। इन सब की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी, जिसको आप बोलेंगे क्या, वही संख्या होगी आपका एलसीएम। तो देखो 7 तिया 21, 21 3 63, 126, 252 और 504, तो ये हो गया 504। तो 504 इनका एलसीएम है, ठीक है ना, दिस इज एलसीएम। तो ये 504 इनका एलसीएम, यानी वो एलसीएम का मतलब क्या है कि ये 12 18 21 और 24 ऐसी चारों संख्याएं जो इसको काटेंगी तो शेष 0 बचेगा। तो मैंने देखा 4 अंकों की बात हो रही है, तो इस संख्या के जितने भी मल्टीपल होंगे, समझ रहा हूं सवाल सबको आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो जो और सवालों में आपको हेल्प करेगा। 504 के जितने भी मल्टीपल होंगे, चाहे वो 504 1008 हो, चाहे वो 1512 हो, वो सब इन संख्याओं से कटेंगे। तो मैंने देखा इस संख्या को 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखा, तो मैंने देखा ये संख्या 4 अंकों की है, तो मैंने इसमें 504 का डिवाइड कर दिया। जब मैंने इसे 504 का डिवाइड किया तो ये एक बार गया, दैट इज 504, आपने का 5 यहां पर बचा, 9 यहां पर बचा और 4 495 बच गया। फिर मैंने वहां से ऊपर से कॉपी कर लिया 9, फिर डिवाइड किया 9 बार, तो 9 चौक 36 और 9 पंचे 45, 3 2 4, तो जो मुझे शेष बचा वो 423 बचा, यानी ये संख्या 504 से पूरी पूरी कट जाएगी और 423 शेष देगी। इसका मतलब क्या है, 9 9 9 9 में से अगर मैं 423 शेष निकाल दूं तो ये संख्या 504 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो 9 में से 3 गए 6, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 4 गया 5 और 9, तो 9576 ऐसी संख्या है जो इन सब से पूरा पूरा कटेगी। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ गई। ये संख्या कौन सी है, ये अब देखो सवाल में उत्तर क्या मिला है, ये वो संख्या है जो इन संख्याओं से पूरी पूरी कटे। क्यों, क्योंकि ये संख्या 504 से पूरा पूरा कट जाएगी, और जो 504 से पूरा पूरा कटेगी वो इन चारों संख्या से कटेगी। तो ये संख्या वो है कि इन चारों संख्याओं से डिवाइड करोगे तो शेष 0 बचेगा। लेकिन आपने क्वेश्चन में गलती क्या की, क्वेश्चन में गलती क्या की आपने ये उत्तर बता दिया जो कि गलत था। अब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 7 शेष दे। तो 9576 तो वह जो पूरा पूरा कट रहा है, तो 9576 में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो मुझे वो संख्या प्राप्त होगी जिस संख्या को डिवाइड करने पर वो आपको 7 शेष देगी। तो मैंने क्या देखा, 7 6 13, 7 और 1 8, 9 5, तो 9583 वो नंबर है जो सही जवाब है। इज इट क्लियर। तो ये सवाल इस तरह से आपको करना, हालांकि ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझाया है एलसीएम एचसीएफ में सवालों को हम कैसे करते हैं। और लाइक जरूर करते रहो, लाइक क्यों नहीं मिल रहा भाई, लाइक भी करते रहो। तो ये पूरा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप ये जान पाते हैं कि संख्या को कैसे आप डिवाइड कर सकते हैं। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। एनी इशू एनी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो, अब मैं आगे बढ़ूं। ओके अब इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, ये तो पूरा प्रोसेस समझ में आ गया ना। अगर इसको डायरेक्ट करना तो ऑप्शन से भी कर सकते थे। देखो सपोज करते पहला ऑप्शन लिया आपने 9583, आपने इसमें पहली संख्या 12 से डिवाइड कर ले, दिस इज दी ऑप्शन बेस्ड मेथड। तो देखो 12 7 84, 1 1 18, 12 निम्मा 108, बचे कितने 10 3 और 12 7 84, 12 8 96, तो 7 शेष बच गया। तो यानी इसको डिवाइड 12 से करने पर 7 शेष बचा, यानी बन सकती है। फिर आपको हर नंबर से इसको डिवाइड करना होगा, या फिर 12 से सभी को चेक कर लो, चॉइस आपकी है। इसको करोगे तो शेष 7 नहीं बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा, इसको नहीं बचेगा तो अब यही संख्या बच जाएगी। तो ऑप्शन भी आप कर सकते हैं। ओके तो आगे बढ़े, एक और सवाल देखते हैं आपका जवाब क्या है। चलिए क्वेश्चन है, एक समकोणीय ट्राइंगल है। अब देखो थोड़े से सवालों का लेवल थोड़ा धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा जिससे कि आपको सवाल आसानी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन आप देंगे मुझे इसका आंसर। एक समकोणीय ट्राइंगल पी क्यू आर में पी आर 20 सेंटीमीटर लंबाई का कर्ण है तथा एंगल क्यू आर पी 30 डिग्री है। तो
भुजा का क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको बताना है। बहुत सिंपल सवाल है, तो मैं चाहूंगा आपका जवाब मुझे मिले, शायद इसको आप आसानी से कर पाए। थोड़ा सा टिपिकल सवाल दे दिया है, क्योंकि समझना मैं इसको समझा देता हूं। कौन कौन करेगा जल्दी बताइएगा। ये एक ट्राइंगल है ऐसे, जो कुछ इस तरह से उसने बोला, ये P है, ये Q है और ये R है। उसने बोला जो PR है, जो डायगोनल है, वो 20 सेंटीमीटर का है, और ये जो एंगल है QRP ये वाला 30 डिग्री का है, और ये 90 डिग्री का है। तो मैंने आपको समझाया हुआ है, आपको बताना है इसका क्षेत्रफल बता दो कितना है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने लिखा, और मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से सवाल को करेंगे। तो आपको वैल्यू निकालनी है, तो मुझे पता लग जाएगा वैल्यू क्या है, आसानी से निकाल सकते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, और आपको इसमें सवाल निकालना है, कौन सा सवाल सही होगा। चलो इसको थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन, थोड़ा सा आगे लेवल का क्वेश्चन लिया है मैंने, क्योंकि पेपर 2 में इस तरह के सवाल फंस जाते हैं। जो लोग पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या वो जो लोग DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पर इस तरह का सवाल आ सकता है। ओके, तो मैंने क्या किया, ये साइन देखो, मुझे सिर्फ एक भुजा पता है, या तो मुझे इसका ट्रिपलेट पता हो, और ट्रिपलेट तो मुझे पता नहीं है, तो मेरे पास बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। मेरे पास ट्रिपलेट तो मुझे पता नहीं कि ट्रिपलेट क्या बन सकता है इसका, तो ट्रिपलेट ढूंढने में तो मुझे होगी प्रॉब्लम, है ना। तो मैंने क्या काम किया, मैंने एक काम किया, मैंने अपनी ट्रिग्नोमेट्री लगाई, और मैंने क्या पाया, मैंने कहा sin 30 की वैल्यू निकालता हूं। अब शायद आपको पता हो sin cos tan, लिख देता हूं मैं, sin cos tan कैसे होता है, लाल बटा कक्का, ऐसे होता है लाल बटे कक्का, यानी लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण देखना, क्योंकि कर्ण मुझे पता है इसलिए मैंने कर्ण वाली वैल्यू ली है, क्योंकि कर्ण का मुझे पता है, और लंब क्या है इसका, PQ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, PQ अपॉन PR। ये बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, यस के नो, बात समझ में आ रही है। मैंने क्या बोला, sin 30 इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कर्ण मीन्स 20, तो मैं पुट कर दूं। और sin 30 का वैल्यू कितना होता है, आप सबको पता है, दैट इज 1/2 इज इक्वल टू PQ का मुझे नहीं पता, PR का मुझे पता है। PR कितना था, 20। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो PQ कितना हो गया, आपने कहा 10, तो ये 10 सेंटीमीटर आ गया PQ। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, दो भुजाएं आपको पता लग गई, अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना, हाँ कि ना। अब आपको दो भुजाएं पता है, समकोण त्रिभुज है, ये भुजा पता है, कर्ण पता है, लंब पता, आधार निकाल सकते हैं कि नहीं, हाँ कि ना। आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं, चलो तो निकालते, देर किस बात की है। हमने कहा कि भाई PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी PR का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ये तो होता है पाइथागोरस, ये तो आपको पता है, 20 यानी 400। PQ आपको पता है, अभी आपने निकाला 10, 250 प्लस QR का स्क्वायर, यानी अगर आप QR निकालते हैं तो इट इज व्हाट, दैट इज 400 माइनस 100, 300। अगर मैं इसको इधर भेजू तो स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 300, तो 10, 250 या 300, ऐसा हो सकता है ना। 10 गुणा 10 गुणा 3 का वर्गमूल, 10 आपने बाहर निकाला, 10√3, तो ये बेस कितना हुआ, 10√3। डिटेल में समझ लो एक चीज को। अब आपके सामने पता है, अच्छा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल किस किस को पता है। इसमें वैसे मुझे लग रहा है कि ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो रही है, चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। क्या होता है वो होता है, यहां पर लिख देते हैं, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इट्स 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है इसका पता है, हाइट कितनी है पता है, तो पुट कर दो ना वैल्यू, देर किस बात की है। इधर कर देते हैं नीचे वाले की तरफ, यहां पर आसान रहेगा पुट करना, इसको हटा देते हैं इधर, और यहां वैल्यू पुट कर देते हैं बेस इंटू हाइट में। ओके, वैल्यूज क्या है, लेट्स सी। 1/2 बेस कितना है, 10√3, और हाइट कितनी है 10, तो 2 पंजे 10, दैट इज 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इसका एरिया होगा वो 50√3 आएगा। हाँ बिल्कुल सही कहा आयशा आपने, यहां पर इस ये मिसप्रिंट है, यहां पर वैल्यू, ये जो वैल्यू ना ये कट गया है किसी तरह से, ये स्क्वायर रूट को, ये टाइपिंग मिस्टेक है,
तो यहां पर 50√3 था पहला ऑप्शन, इसको ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? किसी को भी प्रॉब्लम हो तो बताए। सवाल बहुत बढ़िया था और ऐसे सवाल के लिए आप तैयार हो जाओ। अगर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो या अगर आप पेपर में DSSB के पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके लिए इस तरह के सवाल होने बहुत जरूरी है। छोटा मोटा ट्रायंगल, छोटी मोटी ट्रिग्नोमेट्री आपको पूछी जाएगी। क्लियर है? तो ये लाइक इतने कम क्यों है भैया? सवाल इतना बढ़िया आप लोगों ने कर लिया, आपको एक एक पॉइंट समझ में आ गया, अब भी देरी है किसी बात की है? तो भाई जल्दी से, कोई ऐसा थोड़ी कि चीयर्स गर्ल्स आएंगी वो ऐसे ही लाएंगी क्वेश्चन के बाद ओ ये जब आप सब्सक्राइब करोगे पहले से कर दिया करो। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल चलिए रहा। एक घोड़ा 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 जैसे दुम दबा के दौड़ा, और वो कैसा दौड़ा? वृत्ताकार मैदान पर दौड़ा, चारों तरफ दौड़ा और 2.5 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर दिया उसने। हम आपके दिल में रहते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने आयुष, शुक्रिया। एक घोड़ा, ओके आयुष हमेशा मुझसे कहते हैं ऐसा, आज हम कह देते हैं। पहले कभी ना हमने कहा, लो आज आयुष हम कहते हैं। आप हमारे फेफड़ों में रहते हैं, आप हमारे फेफड़ों में रहते हैं। हैप्पी आयुष। चलो आगे बढ़ते हैं। एक घोड़ा एक वृत्ताकार मैदान के चारों तरफ 2.5 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। यदि घोड़ों की चाल 66 मीटर प्रति सेकंड रही हो तो मैदान की त्रिज्या क्या होगी? यह हम आपसे जवाब जानना चाहते हैं। तेजी से दीजिएगा आंसर, उम्मीद करता हूं आपका जवाब मुझे मिलेगा। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। क्लियर? चलो सवाल देखते हैं, जवाब मिलता है क्या मिलता है जल्दी से बताएंगे और उम्मीद करेंगे क्या मिलता है जवाब। तेजी के साथ उम्मीद जारी है और आंसर मिलने लगे हैं मुझे, क्या बात है। 2520 नॉलेज अड्डा, क्या बढ़िया जवाब मिल रहा है मुझे। 25.62 26.52 2520 26.25 मीटर और मुझे यहां पर सी ऑप्शन मिला है 2520 मीटर। ओके, देखते हैं। एक घोड़ा है, ये एक वृत्ताकार मैदान, मैं इधर बना देता हूं वृत्ताकार मैदान तो इधर अच्छा बनेगा। चारों तरफ 2.5 सेकंड में, अब समझना 2.5 सेकंड में दौड़ रहा है वो। 2.5 सेकंड का मतलब कितना है? यानी वो एक घोड़ा यहां पर है और यहां से इसके चारों तरफ दौड़ रहा है। नहीं क्या बोल रहा है उसको? वो परिधि का चक्कर लगा रहा है, वो सरकमफ्रेंस का चक्कर लगा रहा है। तो मतलब है कि वो क्या कर रहा है? परिधि पर तो दौड़ेगा, चारों तरफ दौड़ेगा तो, यानी वो 2πr का काम कर रहा है। यानी 2πr मींस एक चक्कर में चली गई दूरी। एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी है वो नहीं पता, लेकिन वो एक चक्कर को इस परिधि को 2.5 सेकंड में चलता है। यदि घोड़े की चाल 66 मीटर, आप देखो घोड़े की चाल आपको दे दी 66 मीटर प्रति सेकंड। अगर मैं बात करूं इसकी बात कि भाई वो 2 सही 1/2 में चल रहा है, नहीं 5/2 भी कर सकते हैं कि 5/2 सेकंड में चक्कर पूरा करता है, तो 66 मीटर प्रति सेकंड, तो यानी वो 1 सेकंड में, इसका मतलब क्या होता है समझना, चाल है 66 मीटर प्रति सेकंड, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो 1 सेकंड में कितने मीटर चलता है, यही तो मतलब है। नहीं वो 1 सेकंड में 66 मीटर चलता है, वो 2.5 सेकंड में उसे चक्कर पूरा किया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, चॉइस इज योर्स। 2.5 सेकंड, 2 से 1/2, 5/2, चॉइस इज योर्स। तो मतलब क्या हुआ कि जब वो 1 सेकंड में 66 मीटर चलता है तो 2.5 सेकंड में कितना चलेगा? आप बोले सर ऐसे कर दो, 66 गुणा 5/2, तो 3 पंजे 15 और 5 ते 15 और 1 16, 165 मीटर। यानी वो एक चक्कर को 165 मीटर में कवर करता है। इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। बात समझ में आ गई सबको? वेरी गुड। यानी ये तो आपको पता लगा। अब 165 मीटर क्या है? उसकी परिधि है, यानी वो 2πr है। 2πr आपको कितना मिला है? आपने कहा कि सर 165, क्योंकि एक चक्कर में चली गई दूरी वो क्या होगी? वो उसकी परिधि होगी। तो उसने क्या काम किया? वो 2.5 सेकंड में पूरी कर, तो मैंने निकला वो कितना चला, तो 65 मीटर, 165 मीटर वो चला, तो वो 2πr के बराबर हो गया। तो 2 × 22/7 × r = 165। अब इसको उधर भेज दिया, r = what?
आपने कहा 165 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 2 गुणा 22, ये तो आएगा भाई। कोई दिक्कत किसी को हो तो मुझे बता दो। 11 से काट दें, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 पंजे 55, तो 15 सत्ते 105 बटा 4, 4 दूनी 8, 2 25, 4 छंग 24, 1 4 दूनी 8, 26.25, तो 26.25 इसका सही जवाब होना चाहिए। इन राइट ऑप्शन क्या हुआ? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आप सवाल बहुत गलत कर रहे हैं आज, आप प्रश्नों को बहुत गलत कर रहे हैं आज। मैं ये लाइक क्यों नहीं बढ़ रहे हैं आपकी तरफ से? बच्चे तो इतने सारे हैं और लाइक मुझे इतने कम मिल रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, ऐसा कैसे चलेगा? बात समझ में आई? तो ये सवाल थोड़े से घुमा घुमा के पूछ रहा हूं और सवाल बहुत अच्छे हैं। अगर आप इन सवालों को सही से करेंगे तो मेरा मानना है कि आप आसानी से अपने एग्जाम को क्वालिफाइड कर लेंगे। और ये लाइक का बड़ा कंजूसी चल रहा है आपकी तरफ से, भाई क्यों, ऐसा क्यों है? ये लाइक करने में इतनी कंजूसी काहे हो रही है? भाई ये लाइक को बढ़ाओ थोड़ा सा यार, हमारा भी हाँ मोटिवेशन बढ़ता है इससे। एक और सवाल, चलो। यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 क्रमिक पूर्णांक हैं तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? याद रखना, किसी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 क्रमिक पूर्णांक है, लगातार 3 पूर्णांक हैं, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन दिए 3, 2, 4, 5। क्वेश्चन आपके सामने है और मैं चाहूंगा त्रिभुज समकोण याद रखिएगा, तो शायद आपको पता लग जाएगा ये आंसर बहुत आसानी से। हाँ, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी मैथमेटिक्स में जल्दबाजी लास्ट में जाकर करें। स्टार्टिंग में सिर्फ आप कॉन्सेप्ट्स को समझें, उन्हें पढ़ें और उनको लेकर आगे बढ़ें। ओके, सवाल आपके सामने है। यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 क्रमिक में से लगातार 3 इंटीजर हैं, 3 इंटीजर लगातार हैं, तो इनमें से सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी? $166 कहां है? 165 ही तो, 166 कहां? ये 165 ही है, जब भी तो काटा 11 से आकांक्षा। भाई 11 कम 11, 11 पंजे 55, ये ऐसे घूम गया है, ये 55 ही तो है, देखो पूरा तो कटा है। ये मिल ऐसे बना दे ना 5, जल्दी में वो ऐसे हो गया है, ये 5 ही है। ओके, डोंट वरी, फिर भी मैं आपके लिए इसको साफ लिख देता हूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। ओके, इसको मैंने यहां से काटा था 11 से, अभी क्लियर है? चलिए, तो जवाब मुझे मिला है ए 3। अरे भाई सब जानते हैं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये सबको पता है। और सबको पता क्या है? यही पता है कि भाई एकमात्र ऐसी ट्रिपलेट है जो लगातार नंबर से बनता है, अदरवाइज कोई भी ट्रिपलेट ऐसा नहीं है जो लगातार नंबर से बनता है। 3, 4 और 5 का ही एक ट्रिपलेट होता है, 3, 4, 5 का। अगर इसको बेसिक से करेंगे तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+1, तीसरी संख्या x+2 मान लिया आपने। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा उसका कर्ण होता है, यानी ये x+2 सबसे बड़ा होगा। अगर सिद्धि करने वाली बात है तो ये x हो गया, x+1 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, x+2 का होल स्क्वायर बराबर x+1 का होल स्क्वायर प्लस x²। सॉल्व कर लो तो आपको आसानी से वैल्यू मिल जाएंगी 3, 4, 5। तो राइट ऑप्शन क्या था? दैट इज ये, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा 3, 4 और 5 से ट्रिपलेट बनता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इज इट क्लियर? समझ में आई बात? यस के नो? डन हो गया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर चलिए रहा। 1750 की एक राशि को 2 ऐसे भागों में विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। तब पहला भाग पर ब्याज है, दोनों बराबर हैं। सवाल को समझिएगा, अच्छा सवाल है और उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप मुझे जरूर देंगे। 15 का 16 का बताना है आपको, तो उम्मीद करते हैं जवाब आपके अच्छे मिलेंगे। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि भाई हमने माना कि 1750 रुपए की एक राशि है जिसको 2 भागों में बांटा गया, तो उसमें पहले भाग पर 80% की दर से 8% की दर से ब्याज मिलता है और दूसरे पर 6% की दर से ब्याज मिलता है। उसने बोला पहला ब्याज दोनों बराबर हैं, दोनों जो मिलने वाले ब्याज, उसको 8% पर उसको 6% पर जो ब्याज मिलता है वो दोनों बराबर हैं।
तो पहले भाग पर ब्याज बता दो कितना है, तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। तेजी से दीजिएगा आंसर, मैं चाहूंगा जवाब मिले और उम्मीद करता हूं जवाब अच्छा मिले। प्रश्न आपके सामने पीछे लिखा हुआ है, उम्मीद है कि आपके जवाब अच्छे मिलेंगे। ओके, जवाब बढ़ रहे हैं और 16 का सी ऑप्शन यहां मिल रहा है मुझे 70 रुपए। सबसे पहले मुझे दिया है अजीत ने 16 का सी, अजीत के नाम पर लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और ये लॉक किया गया है अजीत कुमार सिंह और नीतू के नाम पर। सवाल में थोड़ा सा लोचा वोचा नहीं लग रहा है मुझे, सवाल अच्छा है, आसानी से कर सकते हो, लेकिन उम्मीद तो बरकरार है, उम्मीद पर कायम है दुनिया। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ओके, मैं समझा देता हूं। 1750 रुपए की एक राशि थी, इसको समझते ना, एक राशि थी। मैंने माना कि भाई 8% की दर पर मैंने एक्स रुपए दिए, समझ रहे ना, 8% की दर पर मैंने एक्स रुपए दिए, ठीक है ना। तो अगर मैंने 8% पर एक्स रुपए दिए तो बचा हुआ कितना, 1750 में से मैंने एक्स निकाल दिया, तो मुझे कितने दिए मैंने, उसने कहा सर, तो 1750 रुपए की दर से आपने 6% को दिया। इज इट क्लियर? यही तो मतलब है। यानी इसमें जो हिस्सा निकला, मैंने माना कि जो 8% पर दिया हिस्सा था वो कितना था, वो एक्स रुपए था। तो मैंने देखा 8% की दर से आपने एक्स रुपए दिए और 1750 में से मैंने 8% वाला हिस्सा निकाला, तो बाकी 6% पर दिया। उसने क्या बोला सवाल में कि इस पर ये वाला हिस्सा जो ब्याज मिला है और इस वाले हिस्से पर जो ब्याज मिला है वो दोनों बराबर हैं, यही तो बोल रहा है वो। तो मैंने दोनों को बराबर पुट कर दिया, यानी एक्स रुपए पर 8/10% ब्याज किसके बराबर है, 1750 माइनस एक्स पर 6% ब्याज के बराबर, यही तो मतलब है। इज इट क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो। 100 से 100 कट गया, काट दिया, क्या बना, 8x इज इक्वल टू 1750 माइनस एक्स। तो 1750 गुणा 6 कर दूं, 1750 में 6 की गुणा कर दें, कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगी। चलो, तो क्या हुआ, 1750 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 6x, इसको मैं इधर लिया, तो 14x इज इक्वल टू कितना हुआ, 1750 गुणा 6, और x इज इक्वल टू कितना हुआ, आपने कहा 1750 गुणा 6/14, 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14 और बचे 3, 7 पंजे 35, 750 रुपए। तो जो 8% पर धन दिया गया था वो 750 रुपए है, 750 रुपए, यानी 8% पर कितना दिया, 750 रुपए। तो इस पर कितना दिया आपने कहा, 1750 माइनस 750 बराबर 1000 रुपए। यानी आपको यह पता लग गया कि 8% पर कितना धन दिया गया, 750 रुपए, और 6% पर कितना दिया, 1000 रुपए। अब सवाल की आगे की बात करते हैं, आगे प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं, उसको आगे समझते हैं। हुआ क्या, उसने बोला तब पहले भाग पर ब्याज कितना है, तो नहीं 750 रुपए पर 8% से ब्याज कितना मिलेगा, आपने कहा 8/100, और 1 साल का ब्याज बताना है आपको। तो 0 से 0 कट गया, और देखें 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56 और 4 60/10, 60 रुपए। तो राइट ऑप्शन 60 रुपए, ना कि ये। क्लियर है भाई, समझ में आया? ऐसा कोई मेरे साथी जिसको समझ में ना आया हो तो प्लीज लेट मी नो। क्लियर है? आसान है? तो आपको इसको आसानी से हल करना सीखना है, कूल होकर सवाल को समझना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, सवाल थोड़े से एडवांस हैं, अलग लेवल के हैं, सेम लेवल के सवाल नहीं है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को हो तो मुझे बता दो भाई। इज इट क्लियर? यस के नो? ओके, बढ़िया, आगे बढ़ जाऊं, एक और सवाल ले लूं फिर तो। एक और सवाल, चलो देखते हैं क्या कहता है। सबको समझ में आ गया होगा। वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है 0.57 और 75 पैसे का
ऐसे मत पढ़ना, ये ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 17 है 57 और 75 पैसे का पैसों में मूल्य क्या है? ये 57 रुपए हैं, ऐसे 57 रुपए और 75 पैसों का पैसों में मूल्य बताना कितना है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है मुझे। डी इज एब्सोल्यूट राइट आंसर, पक्का। बहुत आसान सवाल है लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। डी इज द राइट आंसर, डी। सब पता है ना। देखो भाई 57 रुपए की बात हो रही थी, अगर मैं 57 रुपए की बात करता हूं तो उसका मतलब क्या है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं ना, आपने 100 की गुणा कर दी, 5700 पैसे तो ये हो गए, प्लस 75 पैसे ये थे, इनको ऐड कर दें तो 5775 पैसे। राइट ऑप्शन इज डी। ये तो आसान था, बढ़िया। आपकी बार मिला डी, ऐसे जवाब आने चाहिए कमेंट्स में। ओके चलो, निम्नलिखित में से क्या गणित की प्रकृति, कुछ पेडागॉगी भी हो जाए ना। चलो, निम्नलिखित में से क्या गणित की प्रकृति है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1, ये अलंकारिक है, ये तार्किक कठिन है, सामान्य लोगों के लिए नहीं है। इसमें से मैथमेटिक्स की जो प्रकृति है वो क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, क्वेश्चन ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो 18 का बी बताया जा रहा है, पक्का ना, यह तार्किक है। अरे क्या बात है, एकदम सही जवाब दिए हैं, क्योंकि इसकी प्रकृति लॉजिकल है, इट्स तार्किक, ये प्राकृत, इसकी प्रकृति लॉजिकल है। क्योंकि मैथमेटिक्स में जब बच्चे को हम पढ़ाने भेजते हैं तो हम लॉजिकली बच्चे को मजबूत करने के लिए सोचते हैं। और गणित में अगर हम बात करते हैं, गणित में जो बच्चे को कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाया जाता है वो मानसिक रूप से पढ़ाया जाता है, उसकी मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इसीलिए जो हमारे एक महान दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम है प्लूटो, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, क्या, कि गणित बालक की मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का कार्य करता है और बालक की सुसुप्त आत्मा में नवीन चेतना भरने का कार्य करता है। इसीलिए उनको मानसिक सिद्धांत का जन्मदाता भी कहा जाता है, गणित के मानसिक सिद्धांत का जन्मदाता उनको कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 2। एक और चलो, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, यह कथन किसका है, बेकन, न्यूटन, स्किनर, कॉमेट, प्लूटो। बहुत बढ़िया आयुष। तो गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार, मैथमेटिक्स इज द लॉयन की और द मेन की ऑफ ऑल साइंसेस, किसका स्टेटमेंट है। अरे वाह, ये तो सबको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय परिभाषा घोषित है, इसको बोलते हैं रोजर बेकन। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय रोजर बेकन। बहुत बढ़िया, रोजर बेकन। अरे वाह क्या बात है। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, यानी मैथमेटिक्स हैज रूल्स एंड कंक्लूजन्स आर वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट क्वेश्चन 20 का क्या होगा, लेट्स सी, देखते हैं। तो वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। ओके, सी, पक्का, एकदम बढ़िया जवाब है। वस्तुनिष्ठ मींस ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड, यानी गणित के जितने भी नियम निष्कर्ष होते हैं वो ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड होते हैं, यानी उनमें ऑब्जेक्टिव होता है, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप उसको कर रहे हो। और साथ में सार्वभौमिक इसलिए कहा गया, दीज आर यूनिवर्सल ट्रूथ। मैथमेटिक्स का नियम हर जगह सेम होता है, जहां भी जाओगे हमेशा वो ही रूल एक सेम मिलेगा, और एंटायर वर्ल्ड एंड एंटायर यूनिवर्स। ऐसा नहीं है कि मेरे यहां पर 2 ऐसे बनाते हैं इंग्लिश में, या मेरे यहां ऐसे 2 बनाते हैं गणित में, और आपके यहां 2 को ऐसे फुलवाड़ी की तरह बनाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। या मेरे यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आपके यहां पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ इस तरह से बदल जाता है कि भाई 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ऐसे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो सार्वभौमिक है, हर जगह वो एक जैसे पाए जाते हैं। एक और, गणित को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विद्यार्थियों का दुश्मन, पक्का कहा जाता है। अरे ये तो हमसे बड़ा, सबसे बड़ा शत्रु है भाई, इसको बचाओ, सबसे बड़ा शत्रु ही है हमारा, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें यही परेशान करता है। तो गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन, मन की भाषा, शक्तिशालियों की शक्ति, या मस्तिष्क का व्यायाम। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। और ये लाइक
बढ़ाओ, लाइक कम क्यों रह जाते हैं, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। लाइक को बढ़ाते रहो, वीर तुम बढ़ाए चलो, धीर तुम बढ़े चलो, आगे सवालों को करते चलो। सवाल है 21 का डी, एकदम सही पकड़े हैं साहब। दैट इज मस्तिष्क का व्यायाम। गणित को कहा जाता है क्या, एक्सरसाइज ऑफ ब्रेन, ब्रेन एक्सरसाइज। गणित को सबसे ज्यादा प्रयोग और सबसे ज्यादा आगे करने के लिए हम बात करें तो मस्तिष्क का व्यायाम सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसी को कहा जाता है गणित। गणित तो गणित एक ऐसा विषय जो लॉजिकल थिंकिंग जनरेट करता है, जो बालक के मस्तिष्क को व्यस्त रखने का काम भी करता है। एवन मोर, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई 4 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर के बराबर है? चलो देखते हैं, इनमें से कौन सी लंबाई है जो 4 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर के बराबर है? बताइएगा जवाब, सिंपल है आपके सामने सवाल। मैं पानी ले लेता हूं जब तक। ओके, और जवाब मिला है बी। देखो, कौन सी लंबाई 4 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर के बराबर? देखो सारी तो या तो सेंटीमीटर में मिलीमीटर में। अब देखो, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं, है ना। उसने बोला 4 सेंटीमीटर, अगर मैं 4 सेंटीमीटर की बात करूं तो 4 गुणा 10 बराबर 40 प्लस 5 वो थे, तो इसमें जो है 45 mm हो गए, है ना। ये तो mm की बात हुई, तो ये तो गलत हो गया। अब सेंटीमीटर की बात करते हैं, तो सेंटीमीटर कितना होगा? 4.5 सेंटीमीटर होंगे। राइट ऑप्शन ये वाला। इसको समझाने के लिए मैं कुछ और आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत जरूरी है। मेजरमेंट से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा मेजरमेंट को कैसे समझ सकते हैं आप। मेजरमेंट को समझने के लिए क्या होता है, एक मैं लाइन खींच देता हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इधर खींच लेते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी मेजरमेंट को पढ़ रहे हैं तो ये लाइन में खींच रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा, ये आपको एक बार में क्लियर कर देगा। सबसे बड़ी राशि लंबाई में किलोमीटर होती है, सबसे छोटी मिलीमीटर होती है, और मिड में होता है मीटर, ठीक है ना। और एक बात, जब आप इसकी बात करते हैं, सबसे बड़ी किलोमीटर, सबसे छोटी मिलीमीटर, हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, और बीच में होता है मीटर। इनके बीच में मीटर के पास दो 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 और होते हैं जिनको डी बोलते हैं। इस मीटर के पास होता है डी, इस मीटर के पास होता है डी। इसको बोलते हैं डेकामीटर, इसको बोलते हैं डेसीमीटर। इसके बाद आता है सेंटीमीटर, और इससे आता है हेक्टोमीटर। ये कुल मेटम राशियां हैं। आप इनको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको किलो लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चॉइस ऑलवेज बी योर्स। तो हम क्या करते हैं, हर किसी राशि को अगर आप पढ़ते हैं तो इस हर किसी राशि में मल्टीप्लाई बाय 10 का रूल चलता है। ऐसे आप अगली वाली राशि पर जाओगे, कहीं भी ऐसे फॉरवर्ड चलोगे कोई भी राशि पर, तो आपको हर बार हर किसी ब्लॉक के लिए 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर आप अपोजिट आओगे, सपोज करते हैं आप अपोजिट आ रहे हैं, कैसे, आप इधर से इधर को चल रहे हैं, बड़ी से छोटी की तरफ तो मल्टीप्लाई, और छोटे से बड़ी की तरफ तो ये होगा आपका डिवाइड। तो इसमें 10 का डिवाइड होगा, इसमें यहां से यहां आओगे तो 1/10 की मल्टीप्लाई, यहां से यहां आओगे तो यानी इस तरह से आप इन चीजों को समझते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीलीटर mm है, तो देखो 1 में 10 की गुणा है। मैंने बोला 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, तो काउंट कर लो कितने 10 हैं, 1 2 3 4, तो 10,000। क्लियर है बात, समझ में आ गई। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ, मैंने बोला ये बताओ कि भाई एक कलर चेंज कर लेते हैं इसका थोड़ा सा, 1 सेंटीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, एचएम होते हैं। तो ये बड़ा दिक्कत करता है आपको, आप याद ही नहीं कर पाते। तो आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर ये रहा, वापस आ रहे हो बड़ी राशि हेक्टोमीटर पर, तो कितना हुआ 1 2 3 4, तो 10 की घात -4। आप ऐसे लिख सकते हो, याद रहेगा। हाँ बिल्कुल, तो आप सिंपल इसको ऐसे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। अधिक जानकारी के लिए मैं आपके लिए सेशन अरेंज कर देता हूं जिसमें आप कंप्लीट मेजरमेंट को समझ पाए। ओके, तो एक चार्ट से आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। आप चाहे मिलीमीटर की बात करें, तो किलोमीटर की बात करें, आप किलोलीटर की बात करें, या आप किलोग्राम की बात करें, सभी में यही नियम लगेगा। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रखते हैं, ये रहा।
व्यवहारिक गणित का भाग है। इनमें से कौन सा है जो व्यवहारिक गणित का भाग है, यानी संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी करना, समीकरणों को हल करना, या फिर बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना? ध्यान से देना जवाब, और लाइक साथ साथ में बढ़ाते रहना भाई, लाइक थोड़े से बढ़ाते रहा करो। तो व्यवहारिक, इसको बोलते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसको बिहेवियरल मत पढ़ना, इसको हम बिहेवियरल पढ़ देते हैं, लेकिन ये क्या होता है, इसको अप्लाइड मैथ्स बोलते हैं। और आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, मैं तो एमएससी कर रहा हूं, किससे? अप्लाइड फिजिक्स से, अप्लाइड मैथमेटिक्स से एमएससी कर रहा हूं, एमए कर रहा हूं। तो आपने कई बार सुना होगा अप्लाइड, तो वो मीनिंग क्या है अप्लाइड का? तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये जो व्यवहारिक गणित ये होता क्या है। इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन ये है कि गणित की शाखा का प्रयोग करके, गणित की शाखा का प्रयोग करके आप दूसरी शाखा की समस्याओं को जब सॉल्व करते हैं, वही व्यवहारिक गणित है। नहीं, गणित का प्रयोग करके, गणित के जुगाड़ से आप दूसरी समस्याओं को सॉल्व, दूसरे क्षेत्र की समस्याओं को सॉल्व करें, वही व्यवहारिक गणित है, वही अप्लाइड मैथमेटिक्स है। ये छोटी सी डेफिनेशन है। तो यहां पर अगर मैं व्यवहारिक गणित की बात करता हूं, तो संख्याओं का हिसाब करना, जोड़ भाग करना, समीकरण करना, ये सब गणित के भाग है। लेकिन गणित में अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग आप चेक करते हैं, अकाउंटिंग गणित का भाग नहीं है, दैट इज अदर सब्जेक्ट, दैट इज अकाउंटेंसी। तो आप बैंक की कार्यप्रणाली की जांच करेंगे, यानी आप गणित को छोड़कर दूसरी ब्रांच की समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, यही व्यवहारिक गणित होगा। याद रहेगा, अब भूलेंगे तो नहीं कि ये जो व्यवहारिक गणित है वो क्या है। आई थिंक अभी आपको क्लियर हो जाएगा, आप समझ पाएंगे इजीली। क्लियर है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। डी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। चलो एक और ले लेते हैं फिर। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? इनमें से कौन सा संबंध सही है? 1 किलोग्राम बराबर 10,000 ग्राम, 1 मिलीग्राम बराबर, अभी मैंने समझाया था आपको, देखो फिर एक सवाल मिला। अब इसको आसानी से मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। 1 मिलीग्राम बराबर 0.01 ग्राम, 1 ग्राम बराबर 10 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम बराबर 0.001 ग्राम। इनमें से कौन 24 का ए बता रहे हैं सही है? गलत नहीं पूछ रहा हूं मैं सही पूछ रहा हूं। ये तो निहायत ही गलत है। 1 किलोग्राम में तो 1000 ग्राम होते भैया, ये तो 10,000 लेगी, तो पहले से गलत है। वो पूछे सही संबंध कौन सा, गलत तो सारे लिखे हैं, इनमें से एक सही है, वो बताना है आपको। सी कोई बी कोई सी, चलो समझा देते हैं। देखो अभी मैंने बताया था ना आपको एक कहानी, चलो मैं आपको समझा देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। फिर मैं एक लाइन खींच देता हूं जिससे कि आपको यहां पर ये क्लियर रहे। ऐसे अभी मैंने समझाया ना, सबसे बड़ा किलोग्राम, उससे छोटा सबसे छोटा मिलीग्राम, और बीच में ग्राम। इसके बीच में 2 वैल्यूज आती हैं ऐसे, एक होता है डेकाग्राम, एक होता है डेसीग्राम, एक होता है सेंटीग्राम, एक होता है हेक्टोग्राम। ये है। अब यहां से सवाल समझ, मैंने कहा हर किसी के बीच में 10-10 का डिफरेंस होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अभी उसने बोला 1 किलोग्राम में 10,000 ग्राम, तो गलत हो गए, ये तो पहले गलत है, तो पता है। अब 1 मिलीग्राम देखो, 1 mg यहां पर है, 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम, अब देखो ग्राम की बात कर रहे हैं, एक कितने वापस आए, 1 2 3, 1000, यानी 1 mg बराबर 1/1000 ग्राम होनी चाहिए। और 1000 पर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आपने कहा 0.001। तो सही ऑप्शन कौन सा हुआ? हाँ जी, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते। आपने सबने अच्छा काम किया, इतना गलत कैसे करोगे? तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अभी मैंने आपको बताया था, इन सवालों में सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं आप लोग। इन सवालों में सबसे, अब ये आसान तरीका है ना, तरीका अच्छा लगा कैसे सॉल्व करते हैं मेजरमेंट को? नहीं तो आप ऐसे रटोगे तो रटने से कभी नहीं होगा, हमेशा भूल जाओगे। तो इस तरीके से करोगे तो आपको पता लग गया, 1 2 3, यानी आपको 10 की पावर -3 लिखना है। इधर से इधर को चलेंगे तो 10 की पावर +3 हो जाएगा। बस यही सवाल था और कुछ नहीं था। बात समझ में आ गई? तो आपको इस तरह से सवाल को करना है। बहुत बड़ी, धन्यवाद। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई इश्यू तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, दैट्स वेरी नाइस, समझ में आया। एक और सवाल, चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल लेते हैं और जानते हैं एक और सवाल क्या है आपके समक्ष। किसने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों का विरोध किया था और महसूस किया था कि स्कूल के बच्चे विकास के संज्ञानात्मक चरण के विषय
सामग्री की जटिलताओं का मिलान करने की कोशिश करते हो, समय को बर्बाद करते हैं, ये किसका स्टेटमेंट है? याद रखना, सिर्फ संज्ञानात्मक, मैं प्याजे के विरोध की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, मैं प्याजे के विरोध की बात नहीं कर रहा हूं, संज्ञानात्मक चरणों के विरोध किया था और महसूस किया उसने कि स्कूल के बच्चे विकास के संज्ञानात्मक चरणों के विकास सामग्री जटिलता को मिलान करने की कोशिश करते हैं, समय बर्बाद करते हैं। बी, सी, ओ वान हिले, ओहो क्या बात है। अरे भाई वान हिले का तो मतलब ही नहीं बेचारे का। वान हेले ने तो अपना सिद्धांत दिया था, लेवल ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग, ज्योमेट्री लेवल ऑफ थिंकिंग, वो क्यों विरोध करेंगे, उनका तो मतलब ही नहीं था। सी, अरे नहीं, ये वान हिले नहीं, आपने पढ़ा है वान हिले से बोल रहे हो। वान हिले तो ज्यामिति के चरणों का विकास किस लेवल में होता है, ज्यामिति चिंतन के स्तर के बारे में बात किया था उन्होंने। आयुष्कर ब्रूनर तो हो ही नहीं सकता। क्यों ब्रूनर क्यों नहीं हो सकता, जबकि इसका आंसर ब्रूनर ही है। इसका तो जवाब ब्रूनर ही है। नहीं, ब्रूनर इज द राइट आंसर, डी नहीं होगा। आशुबेल कहां से आ गया, आशुबेल ने सिद्धांत में दिया था, सब डी बोल रहे हैं। हालांकि प्याजे का अपोज किया था वाइगॉत्स्की ने, लेकिन दोनों का सिद्धांत एक जैसा था, क्योंकि प्याजे ने कहा समाज में रहकर सीखता है, सॉरी वाइगॉत्स्की ने कहा था समाज में रहकर बच्चा सीखता है, जबकि प्याजे ने कहा था कि बालक के संज्ञानात्मक क्षण ऐसे ऐसे होते हैं, वो भी ग्रुप में रहकर सीखता है। तो इसका राइट ऑप्शन ब्रूनर ही है, राइट ऑप्शन इज बी, इट्स ब्रूनर। तो समझ गए होंगे सवाल, 25 सवाल कंप्लीट हुए आज के, और उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा समझ में आया होगा, सवाल अच्छे थे, काफी अच्छा आपने मेहनत किया। और अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करने के लिए, तो बार बार मैं कहता रहता हूं, लास्ट बार भी कहता हूं, जल्दी से कर दो यार लाइक, और शेयर भी कर दिया करो वीडियो को। तो मुलाकात करेंगे कल फिर से नए सेशन में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।